बुधवार को संपन्न होगा लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन। बिहार की 4 सीटों पर गुरुवार को नामांकन का अंतिम दिन। 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को होगा मतदान। मंगलवार को बड़ी संख्या में भरे गए पर्चे। देश भर में चुनावी हलचल ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा ने उम्मीदवारों की छठी सूची में घोषित किए 3 नाम। कांग्रेस की 7वीं सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। चुनाव के बीच तेज हुई राजनीतिक गहमागहमी। लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में की मुलाकात। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में महागठबंधन की बैठक। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी में फंसा पेंच। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान जारी। दोनों दलों ने किया विरोध प्रदर्शन। ईडी हिरासत से केजरीवाल का एक और निर्देश। भाजपा ने की उपराज्यपाल से शिकायत। ईडी का भी खटखटाया दरवाजा। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष महाराज स्वामी स्मरणानंद जी का कोलकाता में निधन। लंबे समय से अस्पताल में भर्ती महाराज स्वामी स्मरणानंद ने 95 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। भक्तों में शोक की लहर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच मंगलवार को भी पहले चरण के लिए धुआंधार नामांकन हुए। इस दौरान रैलियां और रोड शो भी देखने को मिले, जहां नेता जनता से वोट की अपील करते नजर आए, वहीं अपनी अपनी जीत के दावे भी करते दिखाई दिए। अठारहवीं लोकसभा के लिए पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन ने रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने भव्य रोड शो किए और नामांकन दाखिल किए। केंद्रीय मंत्री और डिब्रूगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने भव्य रोड शो के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। तो असम के लखीमपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रदान बरुआ ने भी नामांकन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल पश्चिम संसदीय सीट से नामांकन भरा। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। तो टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भी नामांकन किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर लोकसभा सीट से सुधीर मुनंगम टिवार ने और पुडुचेरी से एनडीए उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन फाइलिंग के इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और हमारे यहाँ के सीनियर लीडर्स और बीजेपी का कैंडिडेट्स वेस्ट सियांग के तीनों तोपिन एते न्यामार करवक और केंतोजिनी, हम लोग सब मिल करके नॉमिनेशन दे करके आया है। राष्ट्रहित के लिए माननीय मोदी जी का जो संकल्प है, उस संकल्प का विजय होना चाहिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से कच्छ तक मेरे देश की जनता, भारत माता के सभी देशभक्त सपूत, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी पक्ष का हो, वो हमारे देश के गौरव बढ़ाने में उसका योगदान प्राप्त हो। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो असम के जोरहट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई ने और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला ने नामांकन किया।
नागालैंड से कांग्रेस उम्मीदवार एस जमीर और पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस उम्मीदवार डॉक्टर सी मर्री ने भी नामांकन दाखिल किया। वहीं डीएमके सांसद करीमोजी करुणानिधि ने थूथुकुडी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। मुझे पूरा भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे फिर से देगी। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया 20 मार्च को शुरू हुई थी। पहले चरण के लिए उम्मीदवार इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर होली के चलते नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 28 मार्च रखी गई है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ की 4 और तमिलनाडु की 1 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। अब तक पार्टी 197 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। सीट बंटवारे को लेकर बिहार में महागठबंधन में खींचतान की खबरों के बीच कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने नई दिल्ली में बैठक की। इसमें कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वो इस बात पर सहमत हुए हैं कि वाम दल, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी को उनकी सीट मिलेगी और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि बिहार में विपक्षी गठबंधन के घटक दलों ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर समझौते को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है। हालांकि आरजेडी ने पहले चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले ही कर दी है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के तहत बीजेपी ने सभी 17 और जेडीयू ने सभी 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। एनडीए गठबंधन के तहत एलजेपी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की केंद्रीय संसदीय कार्यकारी समिति की अहम बैठक बुधवार को मुंबई में होगी। बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। ये बैठक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र पवार की मौजूदगी में होगी। लोकसभा चुनाव में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में चर्चा, निर्णय और चुनाव के लिए अन्य समितियां बनाई जाएंगी। चुनाव के लिए गठबंधनों में रस्साकशी अब भी जारी है। पंजाब में बीजेपी ने सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच कर्नाटक में जेडीएस ने 3 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। देश भर में चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। सभी दल अपनी तैयारियों को धार देने में लगे हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी जारी है। भाजपा ने लोकसभा उम्मीदवारों की 6ठी सूची जारी की। सूची में राजस्थान के लिए 2 और मणिपुर के लिए 1 उम्मीदवार का नाम घोषित किया है। पार्टी ने करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव, दौसा से कन्हैयालाल मीणा और इनर मणिपुर से धौना ओजम बसंत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने 543 सदस्यीय लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 401 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा के साथ साथ अन्य दल भी उम्मीदवारों के नाम घोषित करते जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार उतारने के साथ साथ विभिन्न राज्यों में दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन जारी है। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना एनसीपी में सीटों को लेकर लगभग सहमति हो चुकी है। इसकी घोषणा 28 मार्च को संयुक्त प्रेस वार्ता में होगी। उधर महाविकास अघाड़ी में खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार रात शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बावजूद एमवीए में सीटों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। एमवीए की सहयोगी वंचित बहुजन अघाड़ी बार-बार अल्टीमेटम दे रही है कि गठबंधन सीटों पर स्थिति साफ करें। हालांकि कांग्रेस कह रही है अभी समय है। इलेक्शन का एक जो कालखंड है, टेन्योर, वो बहुत लंबा है। हम उसके के कारण थोड़ा सा टाइम है हमारे पास डिस्कशन के लिए, चर्चा करने के लिए और वो प्रॉब्लम्स सुलझाने के लिए टाइम है हमारे पास। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका तब लगा जब उसके नेता नामदेव उसेडी भाजपा में शामिल हो गए। उनकी गिनती पार्टी के बड़े नेताओं में होती थी और वो विधायक भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र में भाजपा सहयोगी दलों के साथ मैदान में उतर रही है तो पंजाब में वो अकेले ही ताल ठोकेगी। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ पार्टी जनता के पास जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ वास्ते आ फैसला लिया। पंजाब में पार्टी को उस समय और बल मिला जब कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने पंजाब के विकास के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को सराहा। ये बात कोई पार्टी की नहीं है, बात अब ये भी लोग चाह जब मोदी जी को रहे हैं, उनकी सरकार 10 साल से आगे भी आप सब जगह यही है भी मोदी जी बिल्कुल क्लियर मैंडेट से, मेजॉरिटी से वो आ रहे हैं, तो हम पंजाब वाले क्यों पीछे रहें? क्यों ना हम उस यज्ञ में अपना योगदान भी दें और उसमें से अपने पंजाब के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। दक्षिण में पूरे दमखम से चुनावी मैदान में कूद रही भाजपा कर्नाटक में जेडीएस को साथ लिए हुए है। जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद बताया कि उनका दल 3 सीटों पर लड़ेगा, बाकी सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार मैदान में होंगे। कुमारस्वामी एनडीए उम्मीदवार के रूप में मांड्या से चुनाव लड़ेंगे। हासन से जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना एनडीए के उम्मीदवार होंगे। चुनावी गहमागहमी तमिलनाडु में भी बढ़ती जा रही है। राज्य में सत्ताधारी डीएमके के खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग पहुंच गई है। प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर भाजपा ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है। स्टालिन सरकार में अनीता आर राधाकृष्णन ने पीएम के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर भाजपा बिफरी हुई है। कई दलों के नेताओं के बेहुदा बयानों से नाराज भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई। कई प्रदेशों से वक्तव्य आना शुरू हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग को हमने कहा कि इसको आप सही समय पर इन वक्तव्यों के प्रति एक कड़ी भूमिका लेना जरूरी है, और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसमें ध्यान देंगे। उधर पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता दिलीप घोष के एक बयान पर तृणमूल कांग्रेस आक्रामक हो गई है। टीएमसी ने ममता के खिलाफ दिए गए बयान पर कार्रवाई की मांग की है। उनका पार्टी में उनका बेइज्जती हो रहा है, उसका प्रोटेस्ट करने का वो दम दिलीप घोष के नहीं है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो अभी ममता दीदी के बारे में ये लूज टॉक कर दिया है, उसको क्षमा मांगना चाहिए। जैसे जैसे मतदान की तारीखें पास आ रही हैं, सियासी दौड़ भाग लगातार बढ़ रही है। चुनाव में अपना पूरा दमखम दिखाने के लिए सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नतीजों के दिन किसके हाथ क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की बेहद आपत्तिजनक पोस्ट के बाद उपजे विवाद के बीच अभिनेत्री और लोकसभा उम्मीदवार कंगना मंगलवार को दिल्ली पहुंची। कंगना ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हिमाचल प्रदेश की राजनीति और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता की आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। ऋषि मुनियों की धरती और छोटी काशी के रूप में विख्यात मंडी और वहां से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर अपमानजनक टिप्पणी कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गई है। पूरे मामले में पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की सफाई भी लोगों के गले नहीं उतर रही है, और अब कांग्रेस पशुपेश में है कि जो तीर उनके सोशल मीडिया हैंडल से छूटा है, आखिर उसका रुख किस तरफ मोड़ा जाए। डैमेज कंट्रोल के तौर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की महिलाओं को सामने आना पड़ा। उन्होंने भी कंगना को मंडी की बेटी बताया। कंगना जी की बात है, वो हिमाचल की बेटी है, और कांग्रेस का तो हमेशा से विचारधारा रही है कि हम लोग सब महिलाओं का मान सम्मान करते हैं। हिमाचल देवभूमि है, देवी देवताओं की भूमि है, तो ऐसी कोई भी ऐसी बात नहीं है, और इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद सामने आके क्लैरिफाई कर दिया है कि मैंने ना मेरी कभी ऐसी सोच थी, ना मैंने कभी ऐसा किया, और उन्होंने इसकी शिकायत भी दर्ज की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अभिनेत्री कंगना रनौत पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में निर्वाचन आयोग से सुप्रिया श्रीनेत और पार्टी के नेता एचएस अहीर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने इस सिलसिले में निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है। महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा है कि इस तरह का व्यवहार असहनीय है और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है।
जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता है और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता की रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज़ कर सकती है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सैद्धांतिक तौर पर महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का विरोध कर रही हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले खुद एक महिला हैं और उन्हें इस तरह का बयान एक महिला के खिलाफ नहीं देना चाहिए था। आप ये समझिए, जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। वो बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। सुप्रिया जी ने बहुत साफ तरीके से बताया क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी का इस पे बहुत सीधा सीधा समय है। ये बिल्कुल ऐसी चीज है जिसका सार्वजनिक रूप में ऐसी भाषाओं का कहीं कोई जगह नहीं है। सुप्रिया जी ने खुद कहा है कि जिससे भी हुआ है वो गलती हुई है, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। मेरे ख्याल से वहीं हमको मैटर रखना चाहिए। इस बीच भाजपा नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर भाषा के गिरते स्तर पर लगाम लगाने को कहा है। नहीं होनी चाहिए ना, उसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसी भाषा के इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और कमीशन के तमाम आदेश हैं, तमाम कानून हैं, उसके तहत जो गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वह गलत है। यह चुनाव है, कोई जंग नहीं। इसमें मर्यादा का निर्वहन जरूरी है। चुनाव के मौसम में नेताओं की भाषा का मामला पहले भी उठता रहा है और इस बार भी ये मामला फिलहाल चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है। अब देखना यह है कि आयोग इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। अनुज, शैलेंद्र और ऋषि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान जारी है। केजरीवाल ने मंगलवार को ईडी हिरासत से दूसरा निर्देश जारी किया। अब इसी आदेश पर आम आदमी पार्टी फंसती नजर आ रही है। मंगलवार को देश की राजधानी दो सियासी दलों के विरोध प्रदर्शनों की गवाह बनी। शराब घोटाले में ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी, तो वहीं भाजपा केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर हुंकार भरती नजर आई। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। पीएम आवास के घेराव का नारा देकर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास जमा हुए कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर वहां से हटाया। आम आदमी पार्टी सड़क के साथ साथ सरकारी कामकाज में भी सियासत करने का प्रयास करती दिखाई दी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ईडी की हिरासत में चल रहे अरविंद केजरीवाल के दूसरे शासनादेश का ऐलान करने के लिए मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अब भी जनता ही की फिक्र है। आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। इस पर भाजपा ने करारा पलटवार करते हुए केजरीवाल पर ड्रामा करने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं और ये शासनादेश जनता को गुमराह करने के लिए है। भाजपा ने इसके खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ साथ ईडी का भी दरवाजा खटखटाया है। भाजपा ने इनके सामने शिकायत दर्ज कराई है। आज मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और
दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। सीएम के इस्तीफे की मांग करते हुए भाजपा ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सचिवालय की तरफ बढ़ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें छोड़ी। पुलिस ने दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। भाजपा लगातार कह रही है कि केजरीवाल को पद छोड़ना होगा। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। पुलिस अपना काम करे, लेकिन केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आज 9 साल बाद उनको याद आ रहा है कि हाँ, पानी नहीं दे पाए, सीवर नहीं दे पाए, आज कह रहा है बिजली दवाई नहीं दे पाए। तो ऐसे भ्रष्टाचारी को यथाशीघ्र उसका इस्तीफा हो, नहीं तो उसको बर्खास्त किया जाए। कभी शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली कांग्रेस के सुर अब बदले हुए हैं। जानकारों का कहना है कि चुनावी सियासत की मजबूरी ने कांग्रेस को इस मामले में बदल दिया है। उनको ये लगा कि केजरीवाल को अरेस्ट करने के बाद इंडिया अलायंस टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और वो हुआ नहीं। और मुस्तैदी से कांग्रेस खड़ी है अपने पार्टनर्स के साथ। तो जो भी कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी, उसका कोई असर नहीं होने वाला है दिल्ली में। एक तरफ सड़कों पर सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ शराब घोटाले की जांच भी तेजी से जारी है। इस मामले की एक और प्रमुख आरोपी और बीआरएस नेता के कविता को मंगलवार को भी राहत नहीं मिली। ईडी द्वारा उनकी हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। वहां से अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दे दिया। के कविता की जमानत अर्जी पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर अदालत से राहत पाने का इंतजार कर रहे केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष महाराज स्वामी स्मरणानंद जी का कोलकाता में निधन हो गया है। उन्होंने 95 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। महाराज स्वामी स्मरणानंद जी लंबे समय से कोलकाता के अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन से उनके भक्तों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के श्रद्धेय अध्यक्ष श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज ने अपना जीवन आध्यात्मिकता और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अनगिनत दिलों और दिमागों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी करुणा और बुद्धिमत्ता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वर्षों से मेरा उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। मुझे 2020 में बेलूर मठ की अपनी यात्रा याद है, जब मैंने उनसे बातचीत की थी। कुछ हफ्ते पहले कोलकाता में भी मैंने अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। मेरी संवेदनाएं बेलूर मठ के अनगिनत भक्तों के साथ हैं। ओम शांति। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम 5 टेस्ट खेलेगी। पहला मुकाबला 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद 6 दिसंबर से एडिलेड में डे नाइट टेस्ट खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 साल से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। टीम ने कंगारुओं को उन्हीं के घर में 2 बार और अपने घर में भी 2 बार हराया है। हर बार जीत का अंतर 2-1 से भारत के पक्ष में रहा है। टीम इंडिया अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में 3 में से 2 सीरीज जीत चुकी है। टीम ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले। 6 में जीत मिली और महज 2 में टीम को हार का सामना करना पड़ा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका में खेले जाने वाले महिला एशिया कप के एक शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 जुलाई से होगी और पहले ही दिन 2 दमदार मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान टीम की भिड़ंत नेपाल के साथ होगी, वहीं भारतीय टीम यूएई के खिलाफ उतरेगी। इसके बाद अगले मुकाबले में भारतीय टीम 21 जुलाई को पाकिस्तान से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 28 जुलाई को आयोजित होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।